हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज हम लोग तीसरी क्लास में अपनी थर्ड क्लास में हैं, जो हम लोग का करंट अफेयर सीरीज का क्लास है। आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे जो करंट अफेयर हमारे 19 मार्च तक के सारे करंट अफेयर हैं। 7 मार्च तक के करंट अफेयर हमने सेकेंड क्लास में देख लिया था इस सीरीज में। ऑल्सो आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो पीडीएफ हम लोग बना रहे हैं, ये पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल कहाँ होंगे, ये काफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो ये पीडीएफ आप लोगों को नेक्सस एकेडमी, किसमें, नेक्सस एकेडमी के एप्लीकेशन में आप लोगों को मिलेगा। इसको आप लोगों को डाउनलोड कहाँ से करना है, तो आप लोगों को प्ले स्टोर से जाके इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करके आपको यहाँ पे फ्री सेक्शन में आपको करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। ऑल्सो गाइज आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों का जो सी जी जी एस इंटीग्रेटेड कोर्स है प्रीलिम्स प्लस मेंस का, वो फर्स्ट ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। और आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को सबसे बड़ा इशू किसी को भी जो होता है सीजीपीएससी के पूरे प्रेपरेशन में या व्यापम के एग्जाम में, वो है आप लोगों को इंग्लिश में मटेरियल अवेलेबल नहीं है और कोई पढ़ाने वाला अच्छे से इंग्लिश में नहीं मिलता है। सो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, मेरे वीडियोस आप लोगों ने देख रखे हैं, और नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं यूट्यूब की। और हम उसी पैटर्न में, और नोट्स भी हम लोगों ने उसी पैटर्न में बनाए हैं। ठीक है। तो आपको फ्री नोट्स भी कुछ मिलेंगे, कहाँ पे अवेलेबल होंगे, एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। और चलिए, और इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दैट इज द फर्स्ट न्यूज आर्टिकल। आज का पहला न्यूज आर्टिकल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। इंटरनेशनल सोलर सोलर अलायंस है क्या एक्चुअली में? ये जो है ना आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप लोगों को पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और एक होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो आने वाली कंट्रीज हैं, इन दोनों के बीच में जो आने वाली कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो सन के रेज हैं, जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है ट्रॉपिक्स के इलाके में, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, टू 23.5 डिग्री साउथ, और इसके बीच में यहाँ इक्वेटर आएगा 0 डिग्री। तो ये जो पूरा जगह है, यहाँ पे काफ़ी हीट रेज आते हैं। तो हीट रेज से क्या होता है, आपके जो सोलार पैनल है उनको यहाँ कहीं लगाया जाए तो आपको पता है क्या होगा उससे, हीट प्रोडक्शन हाई रहेगा, पूरे लंबे टाइम तक रहता है इन इलाकों में। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो उसी के लिए ये ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ट्रीटी की गई थी। अब ये आपको पता होना चाहिए, इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी। ये पूछेगा तो क्या ट्रीटी है, ये दो अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में ये ट्रीटी की जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ इसको लॉन्च किसने किया था, तो देखिए लॉन्च किया था इसने, इसको इंडिया और फ्रांस ने मिलकर। किसने? इंडिया एंड फ्रांस, ये लिखा इंडिया एंड फ्रांस। कब लॉन्च हुआ था, क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपको कि किसने लॉन्च किया था, तो ये इंडिया एंड फ्रांस आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें आपका, तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि कब ये लॉन्च हुआ था। तो कब लॉन्च हुआ था ये, COP 21, वेरी इंपॉर्टेंट, COP 21। ठीक है। COP 21 कब हुआ था, पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ था जो 2015 में, उसी में ये COP 21 हुआ था। ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, उसी में इंडिया और फ्रांस ने मिलके ISA को लॉन्च किया था। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन एक और बनता है आपका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है, तो हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन गुरुग्राम, इंडिया। ठीक है। गुरुग्राम कहाँ है आपका, गुड़गांव जिसको बोलते हैं हम लोग, दिल्ली के पास, दिल्ली NCR रीजन में। ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें कि जो जो कंट्रीज ट्रॉपिकल रीजन में है, इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक की जो बीच की कंट्रीज हैं, उन्हीं कंट्रीज को वोटिंग का राइट है। और जो कंट्रीज इन दोनों पर्टिकुलर जगहों को छोड़ के जो कंट्री हैं, जो इसकी मेंबर बनती हैं, उन कंट्री को मेंबरशिप तो मिलेगी, बट इनको क्या नहीं मिलेगा, वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा। ठीक है। ठीक। तो कितने कंट्री अभी टोटल है, 123 कंट्री अभी टोटल हैं। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ISA का ऑब्जेक्टिव है $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन इकट्ठा करना है 2030 तक। क्या काम के लिए, सोलार एनर्जी के इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। जहां पे सोलार पोटेंशियल हाई है, उन कंट्रीज को इन लोग क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। तो उसके लिए इन लोगों का है कि हम, उनके पास $1 ट्रिलियन का कॉर्पस होना चाहिए। ये उनका एम है 2030 तक। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने एक वर्ल्ड सोलार बैंक भी बनाया है $15 बिलियन का। ठीक है। $15 बिलियन कॉर्पस है, और ये जो लोग कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज हैं ट्रॉपिकल रीजन में, उनको ये प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। की टारगेट क्या है, तो की टारगेट है 2030 तक 1000 मेगावाट तक का बिजली का कैपेसिटी सोलार पैनल्स के थ्रू
स्टेब्लिश करने का, ठीक है, सोलार एनर्जी से, मतलब क्या, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से, वो भी किस में से, सोलार वाले ही एनर्जी से 2030 तक 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है। और ये सब तो आप पढ़ लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ और समझाने को नहीं है, ठीक है। इंडिया की अब आईएसए जो है, इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, हम उससे ये समझ आता है, एज अ डेवलपिंग कंट्री इंडिया का सॉफ्ट पावर जो है वो हम लोग दिखाते हैं पूरी कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को। इससे हमको ये मालूम पड़ता है वी आर बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर, ग्लोबल लीडर हम बन रहे हैं किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडिया का एक एम है कि नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो एमिशन कब तक इंडिया को करना है, अगर क्वेश्चन में आएगा तो आपको पता होना चाहिए 2070 तक इंडिया का, ये पेरिस एग्रीमेंट के तहत नेट जीरो एमिशन करने का डील है, मतलब हमारा खुद का एम हमने रखा है। नेट जीरो एमिशन क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक भी, मतलब 0% ऑफ एमिशन होंगे कार्बन के या पॉल्यूशन, इसका मतलब ये होता है नेट जीरो एमिशन का, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है हमारा, उसके बदले कार्बन, कार्बन को कम करने वाली चीजें भी हम लगाएंगे, जैसे ट्रीज लगाएंगे या और दूसरी चीजें, तो वो होता है नेट जीरो इमिशन, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आपका चलिए ना, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल टुडे, द सेकेंड न्यूज आर्टिकल इज रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग होता क्या है, ये हर साल क्या होता है, एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, कहाँ होता है, दिल्ली में होता है, इंडिया में, ठीक है। इसको कौन कराता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली, न्यू दिल्ली में होता है। और इसमें कौन लोग आते हैं, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड दूसरे कंट्रीज के लोग, बिजनेसमैन आते हैं यहाँ पे, और साथ में मीडिया पर्सनैलिटीज और सिविल सोसाइटीज, एनजीओस के लोग पूरे कंट्री से, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, रायसीना डायलॉग सिर्फ और सिर्फ इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, जैसे मैंने बताया था आपको, आईएसए एक इंटर गवर्नमेंटल है, वैसा ये नहीं है। यहाँ पे आपके मीडिया के लोग, पॉलिटिक्स के लोग, बिजनेस के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, सभी के सभी लोग यहाँ पे आते हैं इस डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है इससे कि इसको कौन होस्ट करता है, तो इसको ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, कौन, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन विथ हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, किसके हेल्प के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्प से इसको होस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कब स्टार्ट हुआ, 2016 में स्टार्ट हुआ, कौन सा एडिशन है इस साल, 10th एडिशन है, कौन सा एडिशन है इस साल, 10th एडिशन है रायसीना डायलॉग का। अगर क्वेश्चन पूछेगा चीफ गेस्ट कौन थे, तो अभी आप लोगों को पता होगा, करेंटली कल परसों न्यूज में था ये, इस साल चीफ गेस्ट आए थे न्यूजीलैंड के, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, क्रिस्टोफर लक्जेन, ठीक है। क्रिस्टोफर लक्जेन वाज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर समिट, ठीक है। थीम क्या था इसका, तो काल चक्रा, पीपल, पीस एंड प्लैनेट, ठीक है, काल चक्रा, पीपल, पीस एंड प्लैनेट, ये भी याद रखिएगा, ये इसका पर्टिकुलर क्या था, थीम था, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को आज न्यूज़ आर्टिकल जो देखना है, ये सारे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ये आप लोग के और समझ के लिए ये सारी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं, ठीक है, तो आप लोग पढ़िएगा इसको अच्छे से। चलिए, द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज अस्त्रा मिसाइल टेस्ट। अस्त्रा एक मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने बनाया है। अस्त्रा मिसाइल जो न्यूज में था वो काफी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि वो एक BVRAAM, इसका फुल फॉर्म क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसका मतलब है, अगर एक विमान है, एक पायलट है, एक, जैसे आप मान के चलिए अस्त्रा मिसाइल को हम लोगों ने रफाल में कहीं लगा दिया, ठीक है, रफाल के अंदर जो पायलट बैठा हुआ है, जो पायलट बैठा हुआ है रफाल में, वो जो रफाल का पायलट है उसको बहुत दूर से अपने रडार पे, रडार होता है ना, ऐसा दिखता रहता है, ऐसा रडार होता है, उसमें पॉइंट दिखता है, 100 किलोमीटर दूर आप मान के चलिए, एक दूसरा एमिनी एनिमी एयरक्राफ्ट उसको विजिबल है इन द रडार, ठीक है, फिजिकली विजिबल नहीं है। तो ये अस्त्रा मिसाइल को एक्टिवेट करके टारगेट कर सकता है, और ये प्रिसीजन से एयर टू एयर उसको जाके क्या करता है, मार सकता है। तो यही है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय इंडिजिनसली इन इंडिया, ठीक है। किसने इसको किया है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने इसको बनाया है, ठीक है।
तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका टेस्ट किया गया था तेजस एयरक्राफ्ट में लगा के। कहाँ से टेस्ट किया गया था? तो चांदीपुर उड़ीसा, ये आपको पता होना चाहिए। चांदीपुर को जो उड़ीसा का कोस्ट है, वहां पे इसको टेस्ट किया गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इससे और क्या होगा? इससे देखिए, इससे हमको क्या समझ आ रहा है, हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अमृतकाल 2047 के तहत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है, तो उससे हमको ये समझ आ रहा है कि हम इतने हाई टेक्नोलॉजी वाले, एक्चुअली हम लोग बहुत मेजर, हमारा जो इंपोर्ट है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, हम यूएसए से, रशिया से, फ्रांस से हम लेते हैं। क्यों लेते हैं हम? क्योंकि हमको अपनी सिक्योरिटी को संभाल के रखना है, हमारे देश की सिक्योरिटी को सही रखना है। हमारे देश में कहीं एक्सटर्नल कोई वॉर होता है या कोई भी चीज होती है, उससे बचा के रखना है। बट अब हम उस डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के तहत ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि हम ऐसे इंडिजिनस हाई टेक्नोलॉजी क्या बना रहे हैं, वॉरफेयर चीजें बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज डीलिमिटेशन नीड प्रोसेस एंड कंसर्न। तो डीलिमिटेशन का क्या मतलब होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप? परिसीमन। इसमें क्या होता है, देखिए, आप सिंपल सा आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 170 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल 82 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है कि हर सेंसस के बाद जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका क्या होना चाहिए? आपका उनका डिलिमिटेशन होना चाहिए। अब डिलिमिटेशन क्या होता है? अगर छत्तीसगढ़ आप मान के चलिए, छत्तीसगढ़ है हमारा प्यारा, इसमें हमारे पास क्या है, 11 टोटल एमपीज की सीट है। अब जब सेंसस होगा, तो सेंसस के बाद क्या होगा यहाँ पे, ये पूरे कंट्री में, कंट्री के हिसाब से क्या देखा जाएगा, पूरी कंट्री का सेंसस होगा, तो उसमें देखा जाएगा कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री क्या है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से डिवाइड करेंगे, अगर छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन ज्यादा आ जाएगा तो यहाँ पे सांसद बढ़ जाएंगे। ये होना चाहिए, ये डिलिमिटेशन का मतलब है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 82 बोलता है, और आर्टिकल 170 भी इसी के अंदर बोलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होना चाहिए, डिलिमिटेशन करके आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमको ये और क्या पता होना चाहिए कि ये 4 बार पहले इंडिया में हो चुका है। अगर क्वेश्चन आएगा डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, तो पहली बार 1952 में हुआ, फर्स्ट सेंसस जो 1951 में हुआ, उसके बाद फिर 1963 में, 1961 के सेंसस के बाद, फिर हर 10 साल में एक सेंसस होता है, हर 10 ईयर में एक सेंसस होता है हमारा पॉपुलेशन सेंसस। फिर 71 में हुआ, 73 में हुआ, 71 सेंसस पे। इसके बाद क्या हुआ, 2001 में जो डिलिमिटेशन नहीं हुई, बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया था, बट सीट्स उतनी ही थी। अब क्या हुआ, 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इंदिरा गांधी जी की जब गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फ्रोज कर दिया था नंबर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट। मतलब 1976 के बाद पार्लियामेंट के अंदर एक भी सीट का फेरबदल नहीं हुआ है। मतलब जो हमारे 545 सीट्स हैं, वही सीट्स हमारे पार्लियामेंट में 1976 से चल रहा है। क्योंकि ये अमेंडमेंट कब तक के लिए कर दिया गया था, अंटिल 2001 तक की। अब यही रहेगा सीट्स, अब कोई भी डिलिमिटेशन नहीं होगा किसी भी सेंसस के आने के बाद, ये बोला गया था। ठीक है, तो 2001 आया, तो 2002 में फिर सेंसस, 2001 का सेंसस हुआ था हमारे यहाँ, तो 2001 के सेंसस के बाद फिर हमारे यहाँ क्या होना चाहिए था, डिलिमिटेशन होना चाहिए था। मगर फिर से 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आया गया। कौन? अटल बिहारी जी की जो एनडीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 2001 में 2002 में ये सेंसस लाया था, अमेंडमेंट लाया था। क्योंकि 2001 में उस साल सेंसस आया था, और उसके बाद अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल बिलोंगिंग्स ऑफ आर्टिकल्स 82, उसमें क्या बोला गया है कि आपके हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन की कमीशन बैठनी चाहिए। तो यहाँ पे अमेंडमेंट ला दिया गया, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया और फ्रीज कर दिया डिलिमिटेशन 2026 तक। तो ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि अब अगले साल 2026 है। तो अब क्या होगा, 2026 में अब क्या हो सकता है, डिलिमिटेशन की बात फिर से हो सकती है। ठीक है, अब इसके इससे इशू क्या आ रहा है, इशू क्या हो रहा है डिलिमिटेशन की वजह से? सदर्न कंट्रीज, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि सदर्न कंट्रीज इसको बहुत ज्यादा अपोज कर, सदर्न स्टेट्स, सॉरी, सदर्न स्टेट्स मतलब कौन से, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। अब ये अपोज क्यों कर रहे हैं? इनके अपोज करने का बेसिक रीजन ये है कि अब देखिए, जो उन्होंने पॉपुलेशन पॉपुलेशन कंट्रोल किया, वो पॉपुलेशन कंट्रोल आपके नॉर्दर्न स्टेट्स में नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जो ऊपर के स्टेट्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब डिलिमिटेशन होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि डिलिमिटेशन मतलब आपके हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन ऑफ पीपल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? उससे इक्वलाइजेशन होगा, इक्वल होंगे तो ज्यादा अच्छे से काम हो पाएगा। ठीक है, अब ये बात तो सही है, बट
ये बात कब सही है, जब पॉपुलेशन पूरे इंडिया में एक टाइप से ग्रो कर रही होती है, ठीक है। पॉपुलेशन अभी क्या हो रहा है, नॉर्दर्न नॉर्दर्न स्टेट्स जो है इंडिया के, वो ज्यादा पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहे हैं, और सदर्न स्टेट्स जो है उनका पॉपुलेशन उतनी तेजी से ग्रो नहीं हो रहा है। तो अगर डिलिमिटेशन होता है अभी आज के टाइम पे, तो क्या होगा, सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगा कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहां पे सीट्स तो तेजी से बढ़ जाएंगी, क्योंकि 1976 के बाद जो नहीं हुआ है उसके बाद पॉपुलेशन बहुत तेजी से उनकी बढ़ी है पिछले 40-45 साल में। बट सदर्न स्टेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया है, जो हमारा एम भी है। तो अब यहाँ पे उनको अच्छा काम करने के लिए बोनस मिलना चाहिए, उसके अगेंस्ट उनको क्या हो जाएगा, उनको ये बोनस नहीं मिलेगा, उनके लिए नेगेटिव चला जाएगा, उनका ये कहना है। अब ये नेगेटिव कैसे जाएगा, अगर ज्यादा सीट्स ऊपर बढ़ जाती हैं और नीचे कम सीट्स रहती हैं, तो उससे क्या होगा, हमेशा मेजोरिटी में नॉर्दर्न स्टेट्स रहेंगे जब भी सेंटर का कोई भी इलेक्शन होगा पीएम के लिए। तो ये सही नहीं है, उनका ये कहना है, ये न्यूज में है, ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है। तो उसके लिए अब टैक्स कंट्रीब्यूशन और सारी चीजों को मिला के हमको क्या करना चाहिए, उसको करना चाहिए डिलिमिटेशन, ठीक है। सिर्फ सोनली पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं करना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो इसको आप लोग आर्ग्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, मैंने ये आर्ग्यूमेंट्स लिख दिए हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स मेंस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये नोट्स हम लोगों ने इतना इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोलता हूँ बार बार नोट्स को, क्योंकि क्यूरेट, मैं तो आप लोगों को पूरा न्यूज आर्टिकल बता ही दे रहा हूँ, बट ये नोट्स में हमने की टर्मिनोलॉजीज अलग डाली है, कंक्लूजन डाला है कि आप लोग का जब मेंस में अभी देख रहे हैं आप लोग, कुछ क्वेश्चन यूपीएससी पैटर्न में पूछ रहा है, और वो करंट अफेयर से कहीं एक आध साल पूछ देगा, और आपको समझ नहीं होगा कि हाउ टू डील दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट और दैट पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल और दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, 4-10 नंबर से मेंस रुक जाता है, ठीक है। इंटरव्यू की सीट आपकी चली जाएगी। तो आपको इसीलिए इन डेप्थ 360 डिग्री नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये मटेरियल आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से रिलीजियसली, ठीक है। प्रीलिम्स का टेंशन मत लो, ये मटेरियल के आखिर में मैं बहुत अच्छे से एक प्रीलिम्स के लिए लाऊंगा, वो चीजें आप लोगों के लिए आएंगी, ठीक है। बट अभी आप लोगों के पास काफी टाइम है अगले सीजीपीएससी तक का, तो आप इसको इन डेप्थ पढ़िए। उसका रीजन बीइंग कि आपको पर्सपेक्टिव डेवलप होगा हाउ टू डील विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, द फिफ्थ न्यूज आर्टिकल इज न्यू इनिशिएटिव फॉर वुमेन इन छत्तीसगढ़। इस अभी छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, अभी वुमेन्स डे आया था, तो वुमेन्स डे में जो सीएम है हमारे, सीएम कौन है, विष्णुदेव साय जी, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया। और वो ऐप क्या है, वो ऐप एक मोबाइल ऐप है, ऑनलाइन पोर्टल है, जिसमें वुमेन्स जो है उसमें सीधा हेरेसमेंट और इमरजेंसीज के टाइम पे कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं। तो ये आपको बस याद इतना रहना चाहिए, ठीक है। उसी में और क्या किया उन्होंने, सखी वन स्टॉप सेंटर को भी उन्होंने चालू किया वहीं से। फिर पोर्टल फॉर चाइल्ड मैरिज फ्री छत्तीसगढ़, मतलब एक पोर्टल, डेडिकेटेड पोर्टल बनाया गया है, जिसमें चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आता है मातृ वंदना योजना का थर्टींथ इंस्टॉलमेंट, कौन सा इंस्टॉलमेंट, नंबर 13, ठीक है, कहाँ दिया गया, कब दिया गया, तो वुमेन्स डे के दिन दिया गया था इसको। वुमेन्स डे के दिन दिया गया था, कितना था वो, 650 करोड़ ट्रांसफर किए गए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, यूनिटी मॉल का भी घोषणा किया गया है नया रायपुर में। इसमें क्या होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन होती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी पर्टिकुलर चीजें बनाएगा, ठीक है, जो भी आइटम बनाएगा वो, उसको सेल करने के लिए इनको जगह दी जाएगी, ठीक है। तो इनके लिए प्लेटफॉर्म होगा यूनिटी मॉल, उसका नाम है नया रायपुर में, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज इंडिया बिकम सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर आफ्टर यूक्रेन 2024। ये सिप्री जो है उनका रिपोर्ट है, उसके उसमें क्या बोला है उन्होंने कि अभी देखिए, अभी क्या है, फर्स्ट नंबर में कहीं पूछता है कि आर्म्स इंपोर्ट में सबसे फर्स्ट नंबर पे कंट्री कौन सी है, तो वो आपको पता होना चाहिए यूक्रेन है। अब यूक्रेन क्यों है फर्स्ट नंबर पे, तो आप लोगों को पता है वहाँ जेलेंस्की जी जो है, वहाँ के पीएम जो है, वहाँ पे वो रशिया के साथ वॉर पे हैं, और रशिया के साथ वॉर पे हैं, तो दे हैव 10 फोल्डेड इंक्रीज देयर इंपोर्ट्स, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया का जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट कम तो हुआ है इंडिया का, ठीक है, कंपेरेटिवली टू द प्रीवियस ईयर्स, बट इंडिया का इंपोर्ट जो है अभी भी कितना है, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, यूएसए से मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं हम लोग चीजें, रशिया से हम लोग इंपोर्ट अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, बट वी आर रिलाइंग ऑन रशिया ऑल्सो। ऑल्सो हम लोग फ्रांस से काफी इंपोर्ट करते हैं, आप लोगों को पता होगा 31 रफाल लिया था हमने, 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ली थी, कहाँ से, फ्रांस से, ठीक है। तो ये देखिए, इंडिया रिमेन्स द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर
डिस्पाइट 9.3% डिक्लाइन। मैंने बताया ना, डिक्लाइन जरूर हुआ है हमारा बाहर का इंपोर्ट, बट फिर भी हम सेकंड लार्जेस्ट हैं। यूक्रेन सबसे नंबर 1 पे चला गया है। रशिया रिमेन्स द इंडिया टॉप सप्लायर। आज भी इंडिया का सबसे ज्यादा हम किससे लेते हैं? रशिया से, बशर्ते 36% हम कम कर चुके हैं उनसे लेना, जो प्रीवियस हम लोग लेते थे उससे, ठीक है। तो भी हम लोग सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन में आता है हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो रशिया, ठीक है। फ्रांस से हम लोग बहुत सारी चीजें लेते हैं। 20.8% जो फ्रांस का एक्सपोर्ट है वो इंडिया के लिए ही होता है, ठीक है। रफाल और फाल मैंने बता दिया आप लोगों को, ये सारी चीजें। चाइना, देख रहे हैं, चाइना जो है वो टॉप 10 आर्म इंपोर्टर से निकल चुका है। चाइना सेल्फ रिलायबल बनता जा रहा है, कितना पावरफुल बनता जा रहा है आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। इसका मतलब कि हम लोग टॉप सेकंड नंबर पे हैं, फर्स्ट नंबर पे यूक्रेन है। वैसे ही चाइना भी पहले हुआ करता था, दूसरे कंट्रीज से लेता था, बट आज चाइना दूसरी कंट्रीज को सप्लाई कर रहा है। जैसे हमारी एनिमी कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का 81% जो सप्लाई है वो चाइना से आता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। यूरोप में भी रैपिड मिलिटराइजेशन हो रहा है, वहां पे 155% का इंक्रीज देखा गया है। क्यों देखा गया है? ड्यू टू द एनॉर्मसिटी ऑफ रशिया। रशिया के साथ जो यूक्रेन का वॉर है उसके डर पे वहां पे भी प्रोक्योर बहुत तेजी से कर रहे हैं जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज। द सेवन न्यूज आर्टिकल, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीजीपीएससी या व्यापम के आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि सेवेंथ न्यूज आर्टिकल इज जस्टिस बागची बिकम्स 33rd जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी करेंटली 30 जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी सिटिंग कहाँ है, उसका मेन सीट कहाँ है? न्यू दिल्ली में, आप लोगों को पता होगा। उसमें टोटल कितने जज होते हैं? 34 टोटल जज हैं। अभी फिलहाल रिटायरमेंट की वजह से 32 जज थे। तो अभी फिलहाल न्यूज में था कि एक जज का जो नया एक जज को वहां पे कोलेजियम ने क्या किया है, वहां पे दिया है, वैकेंसी थी तो, ठीक है। अब इनका नाम क्या है? जस्टिस बागची, ठीक है, बागची। इनको तो अभी क्या हो गया, टोटल 33 जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट, मगर अभी भी -1, मतलब एक जो सीट है खाली है, +1 अभी और एक जज आएंगे, ठीक है। तो इनको किसने ओथ दिलाया? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? संजीव खन्ना जी ने इनको क्या दिलाया? ओथ एडमिनिस्टर कराया, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में पूछेगा कौन है, तो जस्टिस जोए मलिया बागची जी हैं, जो अभी इसके पहले कहाँ थे? जो चीफ वो हाई कोर्ट के जज थे कैलकाटा के, ठीक है, कैलकाटा हाई कोर्ट के जज थे इसके पहले वो, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन डोंगरगढ़ एंड खैरागढ़ फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या है? डोंगरगढ़ और जो आपका खैरागढ़ है वहां पे काफी हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। ये कैसे मालूम पड़ा? यहाँ पे एम्बियंट साइंस जनरल ने स्टडी की, उसमें ये मालूम पड़ा कि 35 मैमल स्पीसीज के बारे में वहां मालूम पड़ा और 290 बर्ड स्पीसीज के बारे में मालूम पड़ा, ठीक है, कि वहां एक्स्ट्रा है। कौन कौन से एंडेंजर्ड स्पीसीज वहां देखने को मिले उनको? जो है टाइगर, लियोपार्ड, इंडियन पैंगोलिन, स्लॉथ, बियर, ठीक है, ये सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज वहां पे हैं। और वल्नरेबल डिजीज स्पीसीज कौन सा है वहां? तो चौसिंगा, 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है चौसिंगा? हिरन होता है 4 सिंग वाला, ठीक है, 4 हॉर्न एंटीलोप। एवियन डाइवर्सिटी मैंने बताया, बर्ड्स कितने हैं? 290 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिले हैं वहां, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है? तो ये जो आपका डोंगरगढ़ और खैरागढ़ वाला इलाका है वो कान्हा नेशनल पार्क, भोरमदेव नेशनल पार्क और नवेगांव टाइगर रिजर्व के पास है। तो इसको एक लार्ज कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा सकता है, क्योंकि इन जगहों पे काफी ज्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी वाली चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या किया जा सकता है? तो वहां पे एंटी पोचिंग, देखिए होता क्या है ना, चीता का दांत के लिए, टाइगर के दांत के लिए या स्किन के लिए लोग आज भी वहां पे क्या कर देते हैं, वहां पे मार देते हैं इन जानवरों को, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एंटी पोचिंग मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कैमरा ट्रैप लगा सकते हैं, ड्रोन से इंक्रीज कर सकते हैं फॉरेस्ट का पेट्रोल, ठीक है। इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, डिग्रेडेड एरिया में जो आपका है फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, और वाइल्ड कॉरिडोर्स बनाए जा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, ठीक है, रिहैबिलिटेशन के लिए। अवेयरनेस कैंपेन लाना चाहिए कि काफी बार क्या होता है कि कोई गांव में कोई एक जानवर आ जाता है तो उसको गांव वाले सीधा मार ही देते हैं। तो उनको बस समझाना हमको समझाना है, अवेयरनेस फैलाना है कि कोई मिथ और रिटेलिएटरी जो आपका रिटेलिएटरी किलिंग है उससे भी बचना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंडियन पैंगोलिन एंडेंजर्ड है, स्लॉथ बियर वल्नरेबल है,
चौसिंगा भी वल्नरेबल है। क्वेश्चन कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है। तो ये 3 मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं, इंडियन पेंगोलिन, स्लॉथ बियर और चौसिंगा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितने मिले? 35 मैमल, 290 बर्ड्स। ठीक है, ये क्विक समरी भी मैंने हर उसके दिया है आपको न्यूज आर्टिकल के बारे में प्रीलिम्स के लिए, कि आप कभी भी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और इंडिया बन गया इस साल चैंपियंस ट्रॉफी का विनर। उसका मेन जो आपका वो वेन्यू, जो आपका होस्ट था, होस्ट कंट्री था पाकिस्तान, सॉरी मैंने क्या इंडिया पाकिस्तान बोल दिया, गलत है। इंडिया ने हराया न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड को हरा के इंडिया बन गया चैंपियंस ट्रॉफी का विनर। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। पाकिस्तान जो है होस्ट कंट्री था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 2025 का। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट एडिशन जो था उसका 2017 या 18 में हुआ था जो एडिशन हमारा, उस एडिशन के विनर कौन थे? तो पाकिस्तान उस एडिशन का विनर था। बट यहाँ पे एक कैच है कि जो फाइनल है, क्योंकि इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान की जमीन पे, पाकिस्तान पे आके नहीं खेलेंगे। द रीजन बीइंग की सेफ्टी और सिक्योरिटी का रीजन हमने दिया था, जो हमारा था कंसर्न। तो उसकी वजह से हमारे जो इंडिया के मैचेस थे, टोटल 15 मैच हुए थे पूरे आईसीसी के इस टूर्नामेंट में। उसमें जो इंडिया के मैचेस थे वो सारे अबू धाबी में खेले गए थे, अबू धाबी में, दुबई में खेले गए थे। तो रीजन ये था कि इंडिया, क्योंकि इंडिया क्या था, इंडिया जो है पाकिस्तान में खेलने नहीं वाला था और इंडिया फाइनल्स पहुंच गया था। इसलिए जो फाइनल्स है वो कहाँ हुआ? तो अबू धाबी में हुआ था, दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में। ठीक है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। ठीक है, अबू धाबी बोल रहा हूँ, दुबई का जो इंटरनेशनल स्टेडियम है। कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन पाकिस्तान में हुआ था। कब से कब? 19 फेब टू 9 मार्च। ठीक है, इंडिया और न्यूजीलैंड ने 251 फॉर 7 और इंडिया जीत गया 254 फॉर 6। ठीक है, तो आपको पता होगा रोहित शर्मा इस पर्टिकुलर मैच के मैन ऑफ द मैच थे। ठीक है, सचिन रविंद्रन जो है उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, उनको क्या मिला था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला था। ठीक है, इसके मैच के आपके प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच कौन थे? रोहित शर्मा थे। मैक्सिमम मोस्ट कैचेस विराट कोहली ने लिए 7 कैचेस। मोस्ट विकेट मैट हेनरी ने लिया था। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर ब्राहिम जदरान, इसने कौन है? ये अफगानिस्तान के 177 रन बनाया था। बहुत अच्छी इनिंग इन्होंने खेली थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ पहला जो फर्स्ट टाइटल किसने जीता था? तो 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुआ था, साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट टाइटल जीता था। आखिरी का आप देख लेते हैं, अभी 2025 का इंडिया ने जीता, 2017 का पाकिस्तान ने, 13 का भी हमने जीता था। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज फार्मर पेटेंट वाइल्ड येलो मैरीगोल्ड वाइन इन छत्तीसगढ़। तो आपको पता होना चाहिए कि दीनदयाल यादव, कौन? दीनदयाल उपाध्याय यादव, बहराडीह बालोदा ब्लॉक, जांजगीर चांपा से आते हैं। इन्होंने पेटेंट कराया है इस पर्टिकुलरली येलो मैरीगोल्ड और वाइन, जो वाइन क्वालिटी है उसको, क्या है ये गेंदे का फूल है, वाइट और येलो कलर में होता है, और वो एक्सटिंक्ट हो रहा था, ये एक्सटिंक्ट हो रहा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इसको बचाया और बचाने के बाद इसको क्या किया? पेटेंट कराया है। ठीक है, जीनोम सेवियर अवार्ड भी इनको मिला है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर कंजर्वेशन ऑफ एग्रो बायोडाइवर्सिटी। कौन सा अवार्ड? जीनोम सेवियर अवार्ड। ठीक है, 2021 का। ये आप पढ़ सकते हैं। इनको इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सपोर्ट मिला। 9 साल लगे इनको फील्ड वेरिफिकेशन, सैंपलिंग करने में सीड सॉइल प्लांट का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेन इसमें इंपॉर्टेंट इनका नाम है, क्या किनका नाम है, कौन सा है? येलो मैरीगोल्ड, बेराडी, जांजगीर चांपा से, दीनदयाल यादव। सबसे इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर क्या न्यूज आर्टिकल में यही है, और सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने दे दी हैं। छत्तीसगढ़ मेगा इरिगेशन प्रोजेक्ट सीकासर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोदार रिजर्वायर लिंकिंग एंड बियॉन्ड। अभी क्या है कि इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है? ड्रॉट प्रोन एरिया में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ला रही है, जिसमें जो रिवर में ज़्यादा पानी है या जहाँ के कैचमेंट एरिया में ज़्यादा पानी है उसको डाइवर्ट कर दें दूसरे रिवर की ओर, और उससे क्या होगा? ड्रॉट, जो जो इलाके में ड्रॉट है या कम पानी वाली रिवर है वहां पे भी आपका इरिगेशन की फैसिलिटीज बढ़ाई जा सकेंगी। तो सीकासर कोदार जो है, जो आपका महासमुंद वाले इलाके में पड़ता है कोदार, वहां पे रिजर्वायर को लिंक किया जा रहा है। 90% जो सर्वे अभी कंप्लीट हो चुका है उसका। ठीक है,
मिनी माता बांगो प्रेशराइज्ड लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये भी एक प्रोजेक्ट है। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है, पंप के थ्रू पानी को हाई एलिवेशन वाले जगहों पे भेजा जाता है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो है इंद्रावती महानदी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फंडिंग कहाँ से मिलती है इसको, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, PMKSY से इनको फंडिंग मिलती है। सीकासेर जो रिजर्वायर है उसके लिए 2000 करोड़ रुपए खर्चा किए जा रहे हैं। बेनिफिट होगा 55 विलेजेस को, कितने विलेजेस को क्वेश्चन में आएगा, तो 55 विलेजेस को कितने हेक्टेयर ऑफ लैंड, 35,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड को इरिगेट कर सकेंगे रबी और खरीफ सीजन मिला के, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मिनीमाता बांगो प्रेशराइज लिफ्ट इरिगेशन जो आपका है उसमें क्या है, इसमें आपका 26,350 हेक्टेयर को इरिगेट कर पाएंगे। 1091 करोड़ का प्रोजेक्ट है यहाँ। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे फ्लोटिंग जो पानी के ऊपर तैरता हुआ सोलार प्लांट है वो भी लगाया जा रहा है 100 मेगावाट कैपेसिटी का, ठीक है। चलिए, और ये लास्ट है इंद्रावती महानदी लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए इंद्रावती जो रिवर है उससे सिर्फ 5% ही हम यूज कर पाते हैं, क्या उसका यूटिलाइज कर पाते हैं वाटर का इरिगेशन के लिए। मैक्सिमम जो उस इलाके में है आपका बस्तर के इलाके में इरिगेशन होता है वो ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेशन होता है, कैनाल या सॉरी ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेशन होता है, दैट इज ग्राउंड वाटर इरिगेशन। तो ये 19 ब्लॉक में ये स्कीम को लाया जा रहा है। 3215 बोरवेल्स, 281 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस बजट में, ठीक है। तो ये आप लोगों का मैंने चार्ट बना दिया, देख लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज बस्तर पदुम 2025। तो ये क्या है, ये 3 टायर बस्तर के इलाके में 3 टायर कल्चरल फेस्टिवल है। ये लास्ट वाली क्लास में ये मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ मैं क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी ना कभी बनेगा। 3 टायर कल्चरल फेस्टिवल है, किस चीज के लिए है, तो बस्तर के रीजन में ट्राइबल आर्ट को प्रमोट करने के लिए, क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए, ट्रेडिशन को प्रमोट करने के लिए, कहाँ के, पूरे बस्तर के डिवीजन के लिए। तो उससे क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे वहां पे, इकोनॉमी बढ़ेगी और सारी चीजें होंगी वहां ठीक से। इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट करा रहा है, ठीक है। द रीजन इज टू प्रिजर्व एंड प्रमोट बस्तर इंडिजिनस कल्चर इंक्लूडिंग फोक डांस, म्यूजिक, अटायर, क्राफ्ट एंड क्यूजीन। हर चीज को यहाँ शोकेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 लेवल में इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। पहला होगा जनपद के लेवल पे जो 12 मार्च से लेके 20 मार्च तक अभी चल रहा है करंटली, ठीक है। और ये कंपटीशन कहाँ हो रहा है, 32 ब्लॉक्स में, टोटल जो बस्तर के 32 ब्लॉक्स हैं उसमें। इसके बाद ये 20 को खत्म होगा, 20 तारीख को। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये चालू होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 21 से लेके 23 3 दिन चलेगा। इसके विनर जो होंगे जनपद के वो यहाँ compete करेंगे। अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो विनर होंगे वो जाएंगे आपका डिविजनल लेवल पे और फर्स्ट से 3 अप्रैल तक ये compete करेंगे। फाइनल राउंड होगा दंतेवाड़ा में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या कैटेगरीज हैं, ट्राइबल डांस की कैटेगरी है, गेड़ी, गेंदी, डंडारी, डंडामी सब है। फोक डांस है, हुल्की पाटा, लेजा, जागृत। ट्राइबल थिएटर, माओ पाटा, भत्रा नृत्य, ठीक है, हुल्की पाटा वो सब है। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बजाने का है, ढोल, मंदार, चिटकारा। ट्राइबल अटायर का है, लुरकी, सुतिया, नागमोरी, ये सब पहनने का। तो ये पूरे ये सारी चीजें होंगी वहाँ, ठीक है। प्राइस क्या है, तो जनपद लेवल में जब जीतेंगे तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जीतने पे 20,000 रुपये और डिविजनल लेवल पे जीतने के 50,000 फर्स्ट को, सेकंड को 30 और 20,000 थर्ड को, ठीक है। इसके साथ साथ आपको आने के लिए भी दंतेवाड़ा पहुंचने के लिए और सारी जगहों के लिए 10,000 का आपको डिविजनल लेवल पे जब आप आएंगे, डिविजनल यहाँ पे जब आप आएंगे आखिरी आप, तो 10,000 रुपये तक का आपको क्या दिया जाएगा, ट्रेवल अलाउंस भी दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो इससे होना क्या है, तो इससे होगा यूं कि बस्तर के डिवीजन में कल्चरल प्रिजर्वेशन होगा। मतलब ढोकरा मेटल वर्क हो गया, गोंड पेंटिंग हो गया, वो सारी चीजें बनाएंगे लोग, क्योंकि लोग इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को देखने आएंगे तो खरीदी करेंगे आर्टिफैक्ट्स का, तो उससे ये बढ़ेगा। ट्राइबल एम्पावरमेंट होगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जा रहे हैं उन लोगों को, आप देख रहे हैं 10-10 20-20 30-30 50,000 रुपए, ठीक है। रिकॉग्निज सबसे मेन चीज है, रिकॉग्निशन मिल रहा है ट्राइबल आर्ट को यहाँ पे। टूरिज्म बूस्ट होगा, क्या होगा, टूरिज्म बूस्ट होगा, दंतेवाड़ा में लोग जाएंगे छत्तीसगढ़ से और बाहर बाहर की कंट्रीज और बाहर बाहर के स्टेट से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द शॉर्ट्स फॉर प्रीलिम्स, यू कैन रीड इट, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज छत्तीसगढ़ अप्रूव्स नक्सल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 2025, लॉन्चेस सीएम सुशासन फेलोशिप। ये 2-3 न्यूज आर्टिकल हैं छोटे छोटे। यहाँ पे एक क्या हुआ था, मीटिंग हुआ था आपका, किसका, ये मीटिंग हुआ था आपका स्टेट कैबिनेट का, उसमें इसको डिसीजन लिया गया है
क्या हुआ है, नक्स नक्सल जो सरेंडर करेंगे, उनको सरेंडर करने के बाद रिहैबिलिटेट भी करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? रिहैबिलिटेट मतलब जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसमें उनको लाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा मेन जो स्ट्रीम पीपल हैं उनके साथ, कि उनको काम मिले, और उनको काम मिलेगा तभी तो वो भी जी पाएंगे। तो उसी लिए ये स्कीम को लाया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें और हुई। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी बिल 25 आया, छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव अमेंडमेंट हुआ, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा? फाइनेंशियल एड दिया जाएगा, मॉनेटरी सपोर्ट सरेंडर्ड नक्सल को, रिहेबिलिटेशन मतलब हाउसिंग, एजुकेशन उनके बच्चों को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इनको, सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्शन फॉर सरेंडर्ड इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली, इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी कि और नक्सल इनको आके मार ना दे, ठीक है। व्हाट इज द रीजन दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड? सो द रीजन इज कि नक्सल इन्फ्लुएंसेस जो एरिया है, बस्तर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, बीजापुर, उस जगहों पे नक्सलिज्म को कर्टेल किया जाए, कम किया जाए, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज 14 न्यूज आर्टिकल, छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल की अपॉइंटमेंट एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सिर्फ नेम्स एंड नेम ही आपको पता होना चाहिए कि अमित अग्रवाल जो है 1993 बैच के आईएएस हैं, 1993 के बैच के आईएएस हैं, उन्होंने अमित जैन को रिप्लेस किया है, और अभी नए छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? अमित अग्रवाल। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, चाहे एडी हो, एडीआई हो, या अगले साल का सीजीपीएससी हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अमित अग्रवाल आईएएस 93 बैच इज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़। इन्होंने पहले आधार कार्ड जो यूआईडीएआई है उसके एक्स सीईओ रहे हैं ये, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इन्होंने फाइनेंस, आईटी और स्टेट गवर्नेंस में इनका काफी पुराना है, मतलब, ठीक है। इसके साथ और क्या हुआ? रेनू पिल्लई 1991 बैच के हैं, उनको डायरेक्टर बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के, और सुब्रत साहू जो 92 बैच के हैं, उनको चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड बिलासपुर पे, ठीक है। तो तीन आपके अभी नए नए क्या हुए हैं? तीन आपके नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, द 16th न्यूज आर्टिकल इज क्या है? इसरो डेवलप्स इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो जो अभी हमारे इसरो है, उन्होंने विक्रम 3201 32, पहले 1601 था, अब 3201 आ गया है। तो 32 क्या डिनोट करता है? 32 बिट सॉफ्टवेयर, बिट पे बना हुआ सॉफ्टवेयर है, और एक कल्पना 3201, ये दो हमारे माइक्रो प्रोसेसर बनाए हैं इन्होंने। अब इसका काम क्या है? तो ये जो आपका एवियन इंडस्ट्री है ना, जो आपकी एरोनॉटिकल इंडस्ट्री है, उसमें कल्पना 3201 है, वो यूज किया जाता है। अब इन दोनों का क्या मेन काम है? तो ये दोनों जो है आपका 180 एनएम पे बेस्ड बनाए गए हैं, और ये लॉन्च व्हीकल और इन सब चीजों में हार्श कंडीशन में, जब आपके जो फ्लाइट होते हैं ना, जो जैसे आपका जो मान के चले गगनयान जा रहा है, जैसे ही हम एटमॉस्फेयर क्रॉस करते हैं तो देयर इज इमेंस हीट, देयर इज इमेंस प्रेशर, बहुत प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज़्यादा हीट होती है, और बहुत हार्श कंडीशन होते हैं वो सारे, स्पीड, वेलोसिटी, सारी चीज़ों को देखा जाए तो उनमें जो माइक्रो प्रोसेसर सही से काम कर सकता है वही लगाए जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं फेल कर जाए तो आपका मिशन खत्म, ठीक है। तो ये विक्रम 3201 जो है, ये बहुत ही, अब पहले अभी 16 बिट विक्रम 1601 यूज हो रहा था, तो ये और अपग्रेडेड है, और ये बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में यूजफुल होगा। ये कल्पना 3201 क्या है? ये भी वैसे ही बनाया गया है, बट ये जो है आपका यूज होता है एवियन इंडस्ट्री के लिए, एवियन इंडस्ट्री जैसे फ्लाइट्स चल रही हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, उनके लिए। ये दो प्रोसेसर अभी इसरो ने डेवलप किए हैं, ठीक है, ठीक है। 2009 में पहली बार आया था ये विक्रम 1601, अभी फिर नया लॉन्च हुआ है, तब से ये चल रहा था, ठीक है। चलो, तो ये डेवलप किसने किया? इसरो ने, ठीक है। एससीएल चंडीगढ़ ने मिलके, माइक्रो प्रोसेसर का नाम दोनों है। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन टेक, एनहेंस स्पेस नेविगेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग। हमारा जो बाहर से हम लोग को टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती थी, अब वो कम होगी, आत्मनिर्भर बनना है हमने, तो आत्मनिर्भर की ओर एक और स्टेप है ये, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज सीएम लॉन्चेस फ्लाइट ट्रेनिंग इन जसपुर। तो जो सीएम विष्णुदेव साय हैं, उन्होंने अगदी एयर स्ट्रिप जो जसपुर में, उसको लॉन्च किया, और यहाँ पे पहली बार छत्तीसगढ़, फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ में एनसीसी का कैंप लगाया गया, जहाँ पे 100 एनसीसी कैडेट्स जो हैं वहाँ पे हैं अभी फिलहाल, और यहाँ पे आपका 7 मार्च को ये लगाया गया था, ठीक है। ये यहाँ पे 1200 मीटर का, कितने मीटर का क्वेश्चन में आएगा? तो 1200 मीटर का स्ट्रिप है,
स्ट्रिप है किसके लिए, तो ये पर्टिकुलर एयर क्राफ्ट के लिए, ठीक है। तो 1200 मीटर जो हवाई पट्टी होती है ना उसको बोला जाता है स्ट्रिप, ठीक है। तो 1200 मीटर का स्ट्रिप है वहां पे। ये है आपको कौन सा विमान है, तो SW80 ट्विन सीटर माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ठीक है। इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी इन एनसीसी कैडेट्स को यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेंटर इसीलिए बनाए गए हैं, पहली बार एनसीसी कैडेट्स का कैंप छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाहर लग रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लॉन्च डेट क्या है, 7 मार्च 25। कहाँ पे लोकेशन है, अगदी ही एयर स्ट्रिप जसपुर। ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्या है, कुछ सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। SW80 ट्विन सीटर है, बेनिफिशियरीज 100 एनसीसी कैडेट। इम्पैक्ट तो अब आप जान ही जा रहे हैं, ठीक है। द लास्ट न्यूज आर्टिकल मोस्ट प्रोबेबली इज द सुनीता विलियम्स कल आई हैं, ठीक है। 19 मार्च को सुनीता विलियम्स आई हैं, कितने बजे, 3:28 AM को। जो सुनीता विलियम्स हैं वो एक्चुअली गई थी कहाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। कब गई थी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, लास्ट ईयर 2024 में। टोटल इनका 8 दिन का बस प्रोग्राम था, उनको जाना था आईएसएस में, कुछ प्रैक्टिकल्स करने थे, कुछ प्रैक्टिकल्स को करके वापस आ जाना था अर्थ में। बट जिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में इन लोग गए थे, वो सोयूज जो था, वो उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया। क्या आ गया, टेक्निकल फॉल्ट आ गया। तो उसकी वजह से ड्यू टू द अनसेफ एयरक्राफ्ट, जो इनको वापस लाने वाला था मॉड्यूल सोयूज, इनका जो प्लान था वापस आने का 8 दिन बाद, उसको कर दिया गया कैंसल। इसके बाद बहुत जद्दोजहद चलती रही कि कैसे लाया जाए, कैसे लाया जाए। तब ये जो आपकी कंपनी है एलन मस्क जी की क्या है कंपनी का नाम, तो उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स ने क्या एक वो है क्या, मतलब मिशन, क्रूड मिशन के लिए इनका जो मॉड्यूल है उसका नाम है क्या, ड्रैगन, स्पेस एक्स ड्रैगन। तो ये ड्रैगन में 10 बार जा चुका है, ड्रैगन 100% सक्सेस रेट है इसका। तो ये ड्रैगन को तैयार किया गया पिछले 7-8-9 महीने में, और इसके बाद ये परसों गया क्या, 18 तो को इनको भेजा गया, मतलब 15-16 के आसपास गया था ये। और उसी में इन लोग सुनीता विलियम्स और 3 और लोग आए हैं, बैरी विल्मोर, निच हैग्यू और अलेक्जेंडर गॉर्बुनॉव, ठीक है। तो ये 3 के 3 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं प्लस सुनीता विलियम्स इसी पर्टिकुलर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में आए हैं, ठीक है, स्पेस एक्स के। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो 286 क्वेश्चन में आ जाएगा कितने दिन थी, तो 286 डेज थी, और एक्चुअल जाना था उनको 8 डेज के लिए, ठीक है। कितना, 4500 ऑर्बिट किया उन्होंने आईएसएस में रहते हुए, किसका, अर्थ का, ठीक है। मतलब अर्थ का रिवॉल्यूशन 4500 टाइम्स, 4500, ठीक है। इन्होंने टोटल 3 मिशन किए हैं, और टोटल 609 डेज रह चुकी हैं, 609 डेज स्पेस में बिता चुकी हैं ये, ऑलमोस्ट नियर टू 2 years। 9th नंबर पे हैं ग्लोबली एस्ट्रोनॉट जो इतना लंबा रह चुकी है, मतलब इन नंबर 9th है ये, ठीक है। 62 आवर्स का स्पेस वॉक किया है इन्होंने। स्पेस वॉक क्या होता है, तो स्पेस वॉक का मतलब होता है जब आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके बाहर एस्ट्रोनॉट्स निकलते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे मूवीज वूवीज में, और कुछ पर्टिकुलर खराबी आ जाती है, या कुछ खराबी आ जाती है किसी पर्टिकुलर मशीनरी पार्ट में, तो इनको जाके उसको ठीक करना होता है। तो इन्होंने 62 आवर्स का स्पेस वॉक अभी तक किया है, ठीक है। सेलिब्रेशन इन इंडिया, वाई देयर इज सेलिब्रेशन इन इंडिया, तो जो आपके सुनीता विलियम्स हैं उनके जो एंसेस्टर हैं वो कहाँ रहते हैं, उनके काफ़ी एक्सटेंडेड फैमिली रहती है झूला, कहाँ, जुलासना विलेज, गुजरात। तो गुजरात की हैं ये, गुजरात के इनके एंसेस्टर हैं। 1957 में इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन लोग वहाँ पे शिफ्ट कर गए थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अखंड ज्योति भी जलाई गई थी इस पर्टिकुलर विलेज में, होली दिवाली का माहौल था जब ये कहाँ पे रिटर्न की हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके और फैक्ट जो मैंने पूरे बताए हैं वो एक ही जगह पे हैं। अब ये आई हैं तो इनको कहाँ पे, नासा नासा लेके जाएगा अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर में। उनका स्टैंडर्ड ऑपरेशन रहता है, प्रोसीजर पूरा, जिसमें उन लोग 6 हफ्ते तक, अभी 6 वीक्स तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे उनको, क्योंकि उनका बोन डेंसिटी काफ़ी कम हो गया होगा, मसल मास काफ़ी कम हो गया होगा, वीकनेस हो गया होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्रेविटेशन नहीं होता, कहाँ, आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो देयर इज नो मसल टेंशन, ज़्यादा नहीं होता है। और काफ़ी लंबे टाइम रहने के बाद तो वीकनेस आ जाती है, तो इनको अभी फिजियोथेरेपी कराई जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ें मसल एनहेंसमेंट के लिए और बोन एनहेंसमेंट के लिए, ठीक है। तो आपको ये पता होना
चाहिए द लास्ट न्यूज आर्टिकल इज छत्तीसगढ़ पेंशन फंड एक्ट। तो छत्तीसगढ़ पेंशन फंड एक्ट में बजट एलोकेशन हुआ है 12,389 करोड़ रुपीस का। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बन गया है पेंशन फंड एक्ट लाने वाला। ठीक है, छत्तीसगढ़ इंडिया में। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए बस, और इस न्यूज में कुछ नहीं है। आखिरी एक और न्यूज आर्टिकल है यार अभी, तो इस न्यूज आर्टिकल को और देख लेते हैं हम लोग। ये है प्लास्टिक आइस 7। क्या है? प्लास्टिक आइस 7। तो ये जो वाटर का इसको बोला जा रहा है, इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वाटर। आप एकदम ऐसा याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है प्लास्टिक आइस कौन से फॉर्म ऑफ द वाटर है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा होगा, पता ही नहीं होगा आप तो क्या लगाएंगे। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वाटर है। ये क्यों बोला जाता है? तो बहुत हाई प्रेशर में, बहुत हाई प्रेशर में जो आइस रहता है, वाटर रहता है, वो पार्शियल मोबिलिटी दिखाता है अपने। ठीक है, तो ये आपको इसलिए हुआ, ये 2023 में न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इससे क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दिखता है। तो ये यही किया गया और उसी से ये पता लगाया गया कि एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या होता है। एक्सट्रीम कंडीशन में वाटर जो है वो अपने फोर्थ स्टेट में रहता है, जिसको प्लास्टिक आइस बोला गया था। प्लास्टिक आइस, व्हाट इज, व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लास्टिक आइस, अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो ड्यूअल नेचर है इसका। कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आइस दैट इज फिक्स्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड लिक्विड वाटर दैट इज मॉलिक्यूलर मोबिलिटी। तो ये इतने हाई प्रेशर में होता है कि अंदर में तो मॉलिक्यूलर मोबिलिटी दिखती है इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बट ये बाहर से कैसा दिखता है, सॉलिड आइस की टाइप दिखता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसको प्लास्टिक आइस बोला जाता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, इसका आपको मैंने बता दिया टेक्निक है जिससे एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझा जाता है। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं है इसमें, प्लास्टिसिटी तो पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, तो आज का न्यूज़ जो आर्टिकल है सारे हमने खत्म कर लीजिए। 21 न्यूज़ आर्टिकल हमने देख लिया, तो हमने 19 मार्च तक के पूरे न्यूज़ आर्टिकल को देख लिया है। ठीक है, ये मटेरियल आपको जो ये पीडीएफ है ये कहाँ अवेलेबल होगा, तो ये आपको नेक्सस एकेडमी के एप्लीकेशन में जाके ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में आप टेलीग्राम के चैनल में भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। 1 अप्रैल से सीजीपीएससी का कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, इसको आप लोग ले लीजिए। क्यों लेना है मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, कि आपका जो पूरा का पूरा तैयारी है वो स्ट्रीमलाइन हो, स्ट्रीमलाइन। और आपको मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा हर्डल जो है आपके पास, जो मटेरियल नहीं है ना, उसका हर्डल खत्म हो जाएगा। क्या? मटेरियल का हर्डल। हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, इतने कॉस्ट इफेक्टिव वे में, इतना कम प्राइस में आपको कहीं अवेलेबल नहीं होगा, दैट टू इंग्लिश में तो कहीं अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं, अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं लेना। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।